वेलकम स्टूडेंट्स, अनदर वीडियो ऑफ रियल नंबर। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक। तो इसमें हम यहाँ पे बातचीत करेंगे किसके बारे में, प्राइम फैक्टर्स के बारे में। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ थ्योरम्स हैं एक दो, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्योरम की बात कर रहे थे, इसकी थ्योरम 1.1 जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, यहाँ पे 1.2 की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब क्या हुआ, अब हमें पता है जैसे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर होते हैं, है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो अब ये बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर हम बताएं फैक्टराइज करके, उसके फैक्टर निकाल के प्राइम फैक्टर्स में, तो उसके अलग अलग सभी के प्राइम फैक्टर्स अलग अलग आएंगे। मतलब ये हुआ कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में बता सकते हैं। अगर हम उसके प्राइम फैक्टर निकालें तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका दोबारा से कंपोजिट नंबर ही आने वाला है। तो यही कहती है थ्योरम 1.2। जैसे कि ये मैं आपको क्वेश्चंस में भी डिस्कस करवाऊँगा, और एक थ्योरम इसमें और थी कुछ, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 4n जो है, इसको आप ये ऐसे बताओ कि 4 की पावर n, मतलब n की जगह पे हम क्या वैल्यू भरें कि इसका आंसर जो आए उसके लास्ट में 0 हो। ऐसा आपका एक क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको वहीं पे डिस्कस करवाऊँगा। तो LCM HCF वगैरह जो भी हमने निकालना है वो आगे हम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे अभी थ्योरम पहली कह रही थी कि ये हमारे पास मान लो कि ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट दिए हुए हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, तो इनको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। इसके फैक्टर निकालने हैं, खाली प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर आएंगे खाली प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो उनको जब मल्टीप्लाई करें सारे प्राइम फैक्टर को, तो आंसर में दोबारा से यही नंबर मिलना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो शुरू करते हैं इसको। पहला मैं आपको एक दो पार्ट ही करवाऊंगा, इसमें से पहला पार्ट है 140। तो देखो फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे आपने लाइन लगानी है और इधर आपने नंबर लिख लेना है जिसके प्राइम फैक्टर निकालने। जैसे 140 लिख लिया मैंने, 140 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आने ज़रूरी है। भी नंबर है ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका जो ये लास्ट वाला नंबर होता है जिसको आप वंस नंबर कहते हो, इसको पढ़ते हैं ना वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो ये जो वंस नंबर होता है इसको कहते हैं यूनिट नंबर, यूनिट या यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो याद रखना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट इवन हो तो वो उसको के टेबल में आता है, उसको से डिवाइड कर सकते हो। या कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो तो उसको हम 5 से कर सकते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो, मैं आपको वो भी वीडियो डाल दूंगा, तो में देख लीजिए। ये 0 हमारा इवन भी होता है तो इसको आप 2 से भी कर सकते हो। 2 प्राइम नंबर भी है तो 2 से आप कर सकते हैं, वरना 5 से भी कर सकते हैं। बड़े नंबर से करोगे तो जल्दी ये हो जाएगा। तो चलो 5 से करते हैं, है ना। या जो मैं आपको ये पहला है तो मैं 2 से स्टार्टिंग से करवा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट में ध्यान रखना 2 इवन है तो इवन 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखो 2 का टेबल हम एक एक डिजिट को लेंगे। पहले ये 1 है तो अब सिंपली डिवाइड की तरह ही है। 2 का टेबल पढ़ें तो क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 2 1 2 ही होता है, मतलब 1 से बड़ा आता है। तो हमारा जो आंसर है इसको टेबल पढ़ के इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम दोनों को इकट्ठा लेंगे। अब 2 7 और 14, 14 कट गया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। तो 0 है तो 2 0 और 0 कट गया ना। ऐसे 2 7 और 14, 2 0 और 0। अब देखो फिर से ये लास्ट में 0 है तो 0 इवन है तो 2 से कर सकते हो, या डायरेक्टली जैसे मैंने बोला 5 से भी कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 3 और 6, है ना। 2 4 और 8, 7 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 3 और 6 किया। यहाँ से 6 बचा और 6 कट गया, पीछे क्या बचा, 1 बचा। 7 में से जो आंसर आया 2 3 और 6, देख लो 2 3 और 6 आया। अब इस 7 में से इस आंसर को माइनस करना है। 7 में से अगर ये 6 कट गया, पीछे क्या बचा 1, तो ये 1 आगे इस 0 के साथ जुड़ जाएगा, ये 1 इधर आके 1 0 10 बन जाएगा। अब 2 का टेबल किससे पढ़ूँ तो 10 आता है, 2 5 और 10 ऐसे ही।
अब देखो, जब कोई ऐसा कंपोजिट नंबर जिसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट 5 आ जाए तो वो खाली 5 के टेबल से ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 7 आर 35। अब देखो 7 है तो 7 खाली खुद के टेबल में ही आता है, प्राइम नंबर है तो 7 1 आर 7। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स इसके हो गए। और याद रखना ये सारे प्राइम नंबर्स भी हैं, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी, ये सारे प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो इसके मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स आर। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 का स्केयर का मतलब 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 एक ही बार है, मल्टीप्लाई 7। और इन सभी को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। देखो 7 7 आर 1 7 आर 7, देखो 7 5 आर 35, 35 2 आर 70, 72 आर 140। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो यही 140 ही आना चाहिए और आएगा भी। तो यही इसका आंसर है, हमने इसको बता दिया प्राइम फैक्टर्स में। ऐसे में इसका आपको एक ही कोई और पार्ट करवाता हूँ, बाकी आप करोगे, ठीक है। जैसे इसमें से कोई पार्ट करवा देता हूँ, ये 5005 वाला करवा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। 5005 IV पार्ट है इसका, IV है 5005। तो इसकी सॉल्यूशन हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इसको बताना है। तो इसकी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। तो सेम ऐसे ही लेंगे जैसे अभी ऊपर वाले किए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5005। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसको हम 5 से ही कर सकते हैं, उसका वो 5 के टेबल में ही आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हमने तभी इसको परफेक्ट ऐसे करना है कि ये परफेक्ट टेबल में आए, किसी और उससे ऐसे नहीं काट सकते, याद रखना। तो 5 से ही काटेंगे, 5 1 आर 5 कट गया, है ना। अब ये पीछे 0 एक एक को करेंगे, 5 0 आर 0, फिर से 5 0 आर 0, 5 1 आर 5। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास ये 1001 आ रहा है, तो ये 1001 है, तो ये लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। अब पहली चीज़ ये इवन नंबर तो है नहीं कि ये 2 के टेबल में आएगा, ये लास्ट में यूनिट डिजिट इसका आड है, तो ये नंबर पूरा नंबर भी आड गिना जाएगा, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है, हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के चेक करते हैं। इन सारे डिजिटों को आपस में ऐड करो, 1 + 0 + 0 + 1, कितना आंसर आ रहा है, सभी को ऐड करके 2 आ रहा है। अब 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 में भी नहीं आएगा। क्या 4 में आता है, लास्ट वाले 2 डिजिट देखने 4 के लिए, लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए, नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आएगा। क्या 5 में आता है, लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो नहीं आएगा। क्या 6 में आता है, जो 2 और 3 दोनों में आएगा तभी 6 में आएगा, तो ना तो ये 2 में आ रहा है ना 3 में आ रहा है, ना 2 के टेबल में आ रहा है ना 3 के टेबल में आ रहा है, इसीलिए 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। क्या 7 के टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, वो समझाया जा सकता है, इधर बोला नहीं जा सकता। तो 7 से करते हैं, क्या आता है, 7 1 आर 7, यहाँ से 10 में से 7 काट के बचे 3, यहाँ बन गया 30, तो 7 4 आर 28, 7 4 आर 28, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, वो 2 आगे जाके 21 बन गया, तो 7 3 आर 21, तो 7 के टेबल से ये कट गया। अब देखो 143 आया, 143 क्या 7 के टेबल में आता है, देखो 4 3 7 और 1 8 आ रहा है, तो ये भी 7 से ही जाएगा शायद, 7 से जा सकता है क्या, 7 2 और 14 नहीं जा सकता, 4 3 7 और 1 8 नहीं, ये भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं जाएगा। और किसके टेबल से जाएगा ये, देख लीजिए 13 के टेबल से जा सकता है। क्या ये प्राइम नंबर है ना, तो 13 का टेबल लेते हैं, 13 1 आर 13, 14 कट गया, बचा 1, तो आगे जाके 13 बन गया, 13 1 आर 13 हो गया, तो 13 से जाएगा। अब 11 बचा, तो 11 1 आर 11, तो याद रखिए यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर्स भी हैं और ऐसे भी कटेगा। तो इसके क्या आया, प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 5 × 7 × 13 × 11। तो अब देख लीजिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आ रहा है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार ही आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स यही आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 आर दिस, तो यही इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। आपको ये तभी आएगा जब आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आएंगे, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में एक बार रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे कुछ बता देता हूँ। देखो जिनको समझ नहीं है या पता नहीं है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या इनको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहते हैं।
ये आपको आएंगे तभी आप कर सकते हैं। तो याद रखना 2 के साथ वो नंबर डिवाइड होगा जिसका जो इवन नंबर होगा, जो नंबर इवन होगा जिसका यूनिट डिजिट इवन होगा। 3 के साथ वो नंबर डिवाइड होगा अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 1 और 6 लिखा है ना। तो ये मैं देखना चाहता हूँ क्या 3 के टेबल में आएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 + 1 + 6 इन तीनों को आपस में जोड़ो, इसका आंसर क्या आ रहा है 6, 1, 7 और 2 9। तो 9 आ रहा है, ये 9 3 के टेबल में आता है ना, 3 का मल्टीपल है ना 9, है ना, 9 3 के टेबल में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये 3 के टेबल में आ जाता है। ऐसे ही 4 से देखना, इसी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा, क्या ये नंबर 2 से हो सकता था? 6 क्या है, इवन है, तो 2 से भी चला जाता। क्या ये 4 से जाएगा? तो 4 से जाने के लिए 4 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखने, लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं इसके। जैसे 2, 1, 6 है तो इसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखने, 1 से 10 डिजिट है। क्या ये 4 के टेबल में आता है? 4 का टेबल पढ़ के आता है 16, 4 4 और 16 होता है ना, तो ये 4 से भी हो जाएगा। ऐसे ही 5 का देखेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5 का क्या कहता है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, लास्ट वाला डिजिट 5 हो या 0 हो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर वुड बी 5 और 0, अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट या तो 5 हो या 0 हो तभी वो 5 के टेबल में आएगा या 5 से कट सकता है। ऐसे ही 6 के लिए देखेंगे, 6 के लिए देखना है हमने जो 2 या 3 दोनों के टेबल में आएगा, दोनों के 2 एंड 3 दोनों के, एक में नहीं, जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए वो 6 के टेबल से हो जाएगा। तो आपने देखना है कि क्या 6 के लिए 2 और 3 को चेक करना है। 7 के लिए आपने क्या करना है, कोई भी जैसे 2, 1, 6 नंबर है तो इसका लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीपल, उसको डबल करो, लास्ट वाला डिजिट उससे डबल करना है। कितना हुआ, 6 2 आर 12, 12 में से पीछे वाले को माइनस करना है, मतलब 21 में से ये 12 माइनस करो तो कितना बचता है 21 में से 11 में से दोगे तो 9 है ना। तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से तो 9। क्या ये जो लास्ट में 9 बच रहा है, ये 7 का, ये जो नंबर लास्ट में बचता है, ये ऐसे ही आपने प्रोसीजर करते जाना है। जो लास्ट में नंबर बचे वो या तो 7 का मल्टीपल हो, मतलब या तो 7 हो या 7 के टेबल में आता हो, तभी ये 7 से हो सकता है। और ऐसे ही आगे वाला 8 के लिए करना है। 8 के लिए क्या करेंगे, जैसे 4 के लिए लास्ट वाले 3 डिजिट देखे थे, 216 नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए लास्ट वाले 3, उसमें 2 डिजिट देखे थे 4 में और 8 में, लास्ट के तीनों डिजिट को आपने 8 से डिवाइड करना है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आया तभी ये 8 के टेबल में आएगा, वरना नहीं आएगा। और 9 के लिए आपने करना है, 9 के लिए जब भी करेंगे तो इसी पूरे नंबर को क्या करेंगे, 3 की तरह ही सेम करेंगे, सभी डिजिटों को आपस में ऐड करना है। जैसे 6, 7 और 2 9, तो ये 9 आता है, इसको ऐड करके सभी को आपस में ऐड करके 9 आता है, तो ये 9 के टेबल में आ जाता है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए वो करना है, 10 का सिंपल है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 के टेबल में आ जाता है। 11 के लिए क्या करना है, जैसे 2, 1, 6 है तो ये मेरे पास नंबर है, तो इसमें देखो ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना नंबर्स। ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए, देख लेना। इसमें जो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें आड नंबर्स पे कौन कौन सा आ रहा है, देखो ये पहले वाला नंबर आड होता है, तीसरा भी आड होता है ना, आपने जगह देखनी है, पहली जगह और तीसरी जगह दोनों आड है, इस पे जो भी डिजिट आ रहे हैं उनको सम करो, है ना। मैं लिखता हूँ इवन प्लेसेस माइनस आड प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस का सम क्या है और आड प्लेसेस, इवन प्लेसेस क्या है, एक ही है, 1 ही है। इवन यहाँ पे इवन वाली जगह पे इवन 2 होता है ना, तो दूसरी जगह पे इवन आ रहा है, तो इवन पे 1 नहीं आ रहा है, माइनस आड प्लेसेस पे 6 और 2 8, तो 8 इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद आंसर या तो 11 आए या 0 आए, तो तभी जाके ये 11 के टेबल में आता है, 11 से डिवाइड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो यही तक ही आप रखो, आपने बस यही करना है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया, ये आपको आएंगे तभी आप कर पाएंगे इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी आप खुद करेंगे, आपको ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम भी निकाल, ये जो नंबर दिए हुए जैसे पहला पार्ट है 26 एंड 91, तो इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है और इन दोनों का
एलसीएम भी निकालना है प्राइम फैक्टर्स की शेप में, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल के इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और आपने लास्ट में ये चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो इन दोनों का एलसीएम निकाला उसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के एचसीएफ के साथ, और जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो इनका आंसर आता है वही आंसर उनका आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत होगा। तो 26 मल्टीप्लाई 91 पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट है 26 मल्टीप्लाई 91। तो ये दो नंबर हैं, ये दो क्या है हमारे पास नंबर है, इनकी सोल्यूशन कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ नंबर 1 n1 इज इक्वल टू 26, इसको 26 मान लो, n2 को मान लो 91, ऐसे लिख लो, है ना। अब देखो इन दोनों को मैं HCF निकालता हूँ, पहले LCM निकाल लेता हूँ दोनों का। LCM दोनों का क्या होगा, देख लो LCM इनका होगा, ऐसे करके आपने LCM निकालना है, दोनों को ऐसे लिखना है, इधर 26 लिखना है कामा 91, ऐसे दूर दूर करके लिखना है। अब सेम फैक्टराइजेशन की तरह ही करना है ना, काटेंगे किस क्या ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इधर प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 और 2 2 3 और 6। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको सेम ऐसे ही नीचे उतार देंगे, इसको सेम 91 को नीचे लिखेंगे। अब देखो क्या 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 13 का टेबल यहाँ से, अब देखो 13 किसके टेबल में आता है, खुद के 1 के अपने टेबल में ही आता है, 13 प्राइम नंबर है, तो यहाँ से मैं 13 से ही करूँगा, है ना, 13 से या 7 से भी कर सकते हो, और किसी के टेबल में नहीं आता। 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है ना, आप वैसे कर सकते हो या 13 से भी कर सकते हो। तो ठीक है 13 1 और 13, अब देखो 13 7 और 91 होता है, अगर आपको टेबल आते हैं तो 13 7 और 91, तो 7 1 और 7, है ना, ऐसे। तो एलसीएम इनका ये एलसीएम आया, ये इन तीनों को अगर ये तीनों प्राइम फैक्टर्स दोनों के कंबाइन आ गए, ये दोनों के कंबाइन प्राइम फैक्टर्स आ गए, मतलब कॉमन निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। अब एलसीएम जो भी निकलेगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है, देखो 13 7 और 2 मल्टीप्लाई 13 7 और 91, तो मल्टीप्लाई करो 2 1 और 2 9 2 और 18 182 क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी हम निकालते हैं एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ अगर निकालें तो एचसीएफ सीधा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, 91 बीच में लिख लो, 26 इधर लिख लो, है ना। तो 26 का टेबल पढ़ेंगे, 26 कितने और 91 होता है, देखो 26 को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 26 अगर इसको मैं अगर करता हूँ 6 से करता हूँ, 6 6 और 36 कैरी 3 6 2 और 12 और 3 कितना होता है 15, नहीं बड़ा हो जाएगा ना। 26 का टेबल आप 3 से करते हैं, 3 6 और 18 कैरी 1 3 2 और 6 और 1 7, 26 3 और 78 होता है। 26 को 4 से कर सकते हो आप, 4 6 और 24 कैरी 2 4 2 और 8 और 2 10, तो बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 26 3R करेंगे, 26 3R कितना होता है 78, जैसे अभी हमने किया 26 3R 78। अब माइनस कर लो, तो इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से 12 लिया, 11 में से 8 गए तो कितना बचा 3, 8 में से 7 गए तो 1, है ना, 13 आया। अब देखो ये एचसीएफ निकालेंगे तो अब ये वाला जो डिवाइजर है ये इधर जाके डिविडेंड बन जाएगा ना 26, तो 13 2R 26 खत्म हो गया। तो यही हमारा एचसीएफ आया। एचसीएफ हमारा क्या आता है, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ इज इक्वल टू 26 आया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे n1 मल्टीप्लाई n2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो देखो n1 क्या था हमारे पास 26 था, मल्टीप्लाई n2 क्या था, ऊपर क्वेश्चन में देख लो n1 क्या था हमारे पास 26, n2 क्या था 91, है ना। तो n2 क्या था हमारे पास 91 इक्वल टू LCM कितना निकला 182 निकला था, HCF कितना निकला 26, है ना। LCM अभी हमने ऊपर निकाला था ना, देख लो ये देखो LCM 182 निकला था। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे इक्वल टू 182 और 26 को मल्टीप्लाई करो। जब ये दोनों बराबर आएंगे तभी ये इसके
ये हमारा वेरीफाई होगा, हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। याद रखना ये खाली दो नंबर्स के लिए ही है, 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो तब ये बराबर नहीं होगा। तो देखो 1 6 आर 6, 1 2 आर 2, मल्टीप्लाई 9 6 आर 54, कैरी 5, 9 2 आर 18 और 18 और 5 कितना होता है 23। तो 6 4 और 2 6, 2 3 6 6 आएगा, यहाँ पे भी यही आना चाहिए। 6 2 आर 12, 6 8 आर 48 और 1 कैरी 49, 6 1 आर 6 और 4 कैरी 10 हो गया। मल्टीप्लाई 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2 और 1 कैरी 3 हो गया। देख लो ये कितना हो जाएगा 2 9 और 4 13। ये आ रहा है कहाँ से, कहीं से गलत हो गया, नहीं हमें यहाँ पे ये 26 नहीं ना आएगा, यहाँ पे तो HCF हमने गलत लिखा ना। HCF कितना आ रहा है, HCF हमारा 13 आया था ना, HCF तो हमारा 13 आया था, ये देख लीजिए HCF 13 आया था। ये LCM 182, HCF 13, तो यहाँ पे इसीलिए 13 लिखेंगे, ये गलत आ रहा था। 3 2 आर 6 है ना, 3 8 आर 24, कैरी 2, 3 1 आर 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 1 2 आर 2, 8 आर 8, 1 आर 1। तो देख लो 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 कितना होता है 14 नहीं 13, कैरी 1, तो 1 और 1 कैरी 2, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। मतलब हमारा जो LCM, अगर LCM और HCF दोनों को मल्टीप्लाई करें और जिन दो नंबरों का हमने LCM और HCF निकाला उन दो को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट आप कर सकते हो खुद ऐसे ही। ठीक है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 नंबर है, तो इनमें ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा जो ऊपर वाला था, जैसे कि 2 नंबरों का LCM और HCF लेके एक दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा था, यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा 3 नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे याद रखना, हम 3 नंबर जब ले रहे हैं तो इन तीनों में हमने क्या निकालना है, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, खाली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, HCF में भी और LCM में भी। तो इसमें भी एक ही पार्ट करवाऊंगा मैं आपको, पहले वाला पार्ट करवाते हूँ 12 15 एंड 21। HCF भी निकालना और LCM किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले मैं निकालता हूँ LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, ऐसे 12, 15, 21 ऐसे ही दूर दूर लिखना है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। पहले देखो 2 के टेबल में कोई आता है क्या, पहले 2 से करेंगे, छोटे से प्राइम नंबर से। तो 2 के टेबल में 2 6 और 12, अब 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं, तो 15 को वैसा ही उतारेंगे, 21 को भी वैसा उतारेंगे। 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता, आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो फिर से ये 6 2 के टेबल में आ जाता है, तो 2 3 और 6 है ना। अब 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, उसको वैसा लिखेंगे, 21 भी नहीं आता, उसको वैसा सेम उतार देंगे नीचे। ठीक है, यह है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, तीनों को अलग अलग, वो लंबा मेथड हो जाता है। अभी देखो, अभी कोई भी इवन नहीं है तो हम डायरेक्टली 3 से करेंगे। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, 3 7 आर 21। अभी देख लीजिए यहाँ पे, अब सीधा 5 के टेबल में 5 1 आर 5, 7 का 7 आएगा, क्योंकि 7 तो 5 के टेबल में नहीं आता, उसको वैसे ही नीचे उतारेंगे। फिर 7 1 आर 7, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो LCM क्या निकलेगा इन दोनों का, LCM देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, मल्टीप्लाई 7 5 आर 35। इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 को इससे, तो कितना हो जाएगा 35 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 35 2 आर कितना होता है 70, मल्टीप्लाई 135 आर 35। तो ये 0 7 और 5 12 2 कैरी 1 और 3 और 1 4, तो 420। LCM कितना आता है 420, ये LCM आया। अभी HCF निकालेंगे, तो HCF आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वरना मैं आपको अलग बता देता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी ऐसे। HCF तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप यहीं से भी देख सकते हो। देखो तीनों में, अब यहाँ से अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो देखो कौन सा प्राइम फैक्टर है इनमें से जो तीनों में कॉमन आ रहा है, जिसके साथ तीनों एक ही बार में
कट रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, यहाँ पे तीनों कटे, 2 के साथ तो खाली 6 कटा था, ये नहीं कटे थे। यहाँ पे इस 2 के साथ ये वाला खाली 3, ये वाला 2 3 और 6 हुआ था, 2 के टेबल में ना 15 आता ना। लेकिन यहाँ पे इस 3 के साथ ये 3 तीनों में कॉमन आया था, 3 1 और 3, 3 5 और 15, 3 7 और 21। देखो तो इस 3 के साथ ये तीनों कट गए थे, मतलब यही 3 तीनों में कॉमन आया था, और ये इन सब में एक ये 3 कॉमन आया था और कोई भी कॉमन नहीं आया। तो हमारा HCF 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ क्योंकि मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। तो अलग से अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 12 15 और 21 का HCF। तो आप क्या करोगे, 12 15 और 21 तीनों का HCF निकालोगे। तो आप अगर अलग अलग निकालना है सेपरेट फैक्टराइजेशन से, तो वैसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, वैसे कर सकते हो, ठीक है। तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो 2 6 और 12, 2 3 और 6, 3 1 और 3, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ही आने चाहिए। यहाँ पे देखो 3 5 और 15, 5 1 और 5, यहाँ पे 3 7 और 21, 7 1 और 7। तो फैक्टर्स देखो तीनों के क्या है, 12 के फैक्टर क्या है, 2 × 3। अब दूसरा क्या था 15 के फैक्टर क्या है, 3 × 5। अब याद रखना जो कॉमन बराबर फैक्टर हैं वो आपने एक दूसरे के नीचे ही लिखने हैं, जो अलग अलग फैक्टर हैं उनको एक दूसरे के नीचे नहीं लिखना है। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 के इसमें कोई भी 2 नहीं था, तो 3 के बराबर 3 लिखा, ऐसे लिखना है। तीसरा क्या है 21, तो 21 में कौन कौन सा, देखो 3 आ रहा है तो 3 को 3 के बराबर ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 जो है वो अलग आएगा। तो मतलब ये जो बाकी सब अलग अलग है, इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, एक ही 3 है, एक ही 3 आ रहा है ना, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो खाली कॉमन में देखना, अगर ज़्यादा कॉमन है तो उन ज़्यादा कॉमन्स में बड़ा देखना है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कॉमन आ रहा है 3, तो हमारा HCF क्या होगा, HCF = 3। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसमें हमने निकाला LCM कितना आया, LCM तीनों का आया 420, और HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यही इसका पार्ट का आंसर होगा। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको HCF सेपरेट फैक्टराइजेशन से बताया और LCM जो है वो कंबाइन फैक्टराइजेशन से बताया। आप LCM को भी ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग से अगर करोगे तो उसमें जो कॉमन होते हैं उनको एक ही लेना होता है, जैसे कॉमन की जगह बाकी सभी को मल्टीप्लाई करना होता है LCM में, और HCF में खाली कॉमन को ही लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आता होगा, समझ भी आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज नंबर्स = 9, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। जैसे यहाँ पे नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, क्या नंबर दिए हुए हैं, 306 एंड 657। तो इन दोनों का इसने बोला है कि अगर इन दोनों का HCF दिया हुआ, गिवन दैट द HCF ऑफ 306 एंड 657 = 9, दोनों का HCF दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आप इनका LCM निकालो। तो इसका आप एक फार्मूला है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वैसे ही आप करेंगे। तो इसकी सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है हमें, देखो गिवन हमें, जो गिवन का मतलब जो पहले दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है किस किस का, HCF ऑफ 306, 657, ये दो नंबर हैं N1 और N2, इन दोनों का HCF हमें दिया हुआ है 9, और हमने क्या निकालना है, हमने LCM निकालना। अब देखो इसमें LCM वैसे नहीं निकालेंगे फैक्टराइजेशन से, LCM वैसे नहीं निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, LCM इसका फार्मूला मैं बताता हूँ। पहले देखो ये क्या हमारे पास N1 होगा, ये क्या होगा हमारे पास N2 दूसरा नंबर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फार्मूला, LCM का फार्मूला क्या होगा, LCM = देखो N1 × N2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाई HCF। और अगर मान लो ये फार्मूला अलग बता रहा हूँ, अगर मान लो आपको ऐसे HCF निकालना होता, तो HCF निकालना होता उसके लिए फार्मूला क्या होता, सेम N1 × N2 डिवाइडेड बाई LCM का मतलब इन दोनों का जो भी LCM होगा, कॉमन LCM उसी से। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। N1 क्या है हमारे पास 306 मल्टीप्लाई N2 क्या है 657 डिवाइडेड बाई HCF दोनों का हमें दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 9। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं जब इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे N1 और N2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको मल्टीप्लाई करके रखा है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है
4 2, तो इसको 9 से डिवाइड करना। अब 9 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे भी आप डिवाइड करने के बजाय हम डायरेक्टली काट सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आपको काटना नहीं आता तो वो भी मैं बता देता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही है। आप इस ऊपर वाले पूरे को 9 की टेबल में बताना है कि क्या ये 9 की टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, सभी के डिजिट को ऐड कर दो, 4 2 6 प्लस 0 6 6 और 1 7, 7 प्लस 0 7 ही होता है, और 7 प्लस 2 9। तो क्या इन सभी का सम क्या है, 9 की टेबल में आ रहा है ना, 9 आ रहा है, 9 1 और 9 होता है तो कट जाता है, तो ऐसे ही काटेंगे। देखो 9 की टेबल से कैसे काटेंगे, देखो यहाँ पे 9 1 और 9 9 2 और 18, और 20 के पास है ना 18, तो 18 कट गया, बचा कितना 2 बचा। ये 2 आगे जाके इस 1 के साथ जुड़ जाएगा, आगे से एक एक डिजिट ही लेना है आपने, तो यहाँ पे जाके 21 बन जाएगा। अब हमने 9 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 21 मिले, तो 9 2 और 18 ही होगा, 9 3 और 27 बड़ा हो जाता है ऐसे, तो 9 2 और 18। अब कितना बचा, 3 बचा, ये 3 आगे जाके इस 0 के साथ इधर 30 बन जाएगा, ठीक है। 9 3 और 27, अब देखो 27 कितना बचा, 3 बचा, ये 24 हो गया आगे जाके, कितना बन गया 24, 9 3 और 27, तो 3 बचा था ना, तो यहाँ पे 34 बन जाएगा। 9 3 और 27, 27 और 3 30 होता है, तो 3 बचा, ये आगे जाके 34 बन गया। अब देखो 9 4 और 36 बड़ा होता है, तो हम 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये बड़ा हो जाता है, तो हम छोटा लेंगे। 9 3 और 27, अब 27 और कितने 34 होते हैं, 27 और 7, 27 और 7, तो यहाँ पे 7 बचा, ये 7 ऊपर जाके 72 बन जाएगा। 9 8 और 72, तो मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 2 3 3 8। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। हम एलसीएम निकाल रहे थे ना, हम क्या निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे, तो एलसीएम यही हमारा होगा। ये फार्मूला जो है ये मैंने आपको ऐसे ही बताया था, ये फार्मूला इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये फार्मूला मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है कि जब आपको एचसीएफ निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो हमने हमारा ये एलसीएम ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, 6 की जो पावर है, ये 6 की पावर है n, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू भरें तो क्या जो आंसर आता है हमारा, जो भी आंसर आए इसको करके सॉल्व करके, क्या उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, तो 6 रेज टू पावर n छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसकी सॉल्यूशन है, ये बोल रहा है कि अगर 6 रेज टू पावर n, तो क्या जो भी इसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 आता है, 0 आता है। कोई भी, ये n हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कोई भी है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो सॉल्यूशन में देखो n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि अगर हम n की जगह पे वैल्यू भरें, मान लो मैं 6 और इसकी पावर 1 है, n की जगह में मैं 1 भर देता हूँ, मान लो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पे 1 भरता हूँ, तो 6 की पावर मतलब 6 एक ही है, तो इसका आंसर खाली 6 आता है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि अगर 2 डिजिट आ रहा है या सिंगल डिजिट आ रहा है कोई भी, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट आंसर 0 आना चाहिए, अगर 2 डिजिट है तो डायरेक्ट क्या आना चाहिए, ये खाली 9 तक हमने इसमें n की वैल्यू भरनी है। तो बोल रहा है कि क्या ऐसा आता है, अगर 6 की पावर 2 भरता हूँ तो देखो इसका मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 सर कितना होता है, 36 तो नहीं ना आ रहा है यूनिट डिजिट। तो हमने क्या करना है, ये इतना अलग अलग करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, 6 की पावर n है तो इसे 6 के फैक्टर देखो, 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। देखो 2 3 और 6, 3 1 और 3, हमने सीधा सा करना है, ऐसे कर देना है। इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 6। अब देखो हमें क्या चाहिए लास्ट में, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम n की वैल्यू देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये इसका आंसर 0 कब आता है, जब इधर हमारा कोई यहाँ पे फैक्टर जो है ये 5 हो, है ना। हमारा यहाँ पे अगर कोई फैक्टर, इफ द फैक्टर ऑफ 6 वुड बी 5,
अगर हमारा कोई फैक्टर यहाँ पे 5 होता तो तभी हम कह सकते थे कि ये इसके जो है ये 0 आता है ना, वरना नहीं आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर कोई भी 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 6 रेज टू पावर जो n है ये नॉट डिविजिबल बाई 5 है ना, नॉट डिविजिबल बाई 5। मतलब ये तो इसके फैक्टर कोई भी 5 के टेबल में नहीं, इसके फैक्टर में कोई भी 5 नहीं ना आ रहा है, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। आपने सीधा सा ऐसे कह देना कि इसका जो भी प्राइम फैक्टर है वो 5 नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें प्लस 5 कर रहा है। बोल रहा है कि आर कंपोजिट नंबर्स। बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर, बताओ कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर तो है, पहले बोल रहा है कि एक्सप्लेन करके बताओ कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देख लो 7 11 और 13 है ना, देख लो, और 7 से उल्टी गिनती 1 तक जा रही है और फिर प्लस 5 किया हुआ है, तो ये दोनों को बताना है। तो सीधी सी बात है, इधर देखो, अगर हम ये इसको पहला केस मान लो, इसको दूसरा केस मान लो, तो देखो पहले केस को ऐसे सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है। तो आपका सिंपली टारगेट क्या रहेगा कि इसमें प्लस कौन सा नंबर हो रहा है, प्लस कौन सा नंबर हो रहा है, 13 हो रहा है ना। तो इस दूसरे वाले में देखो, दूसरे केस में कौन सा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अब प्लस 5 है। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 5 हो रहा है, इसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है 13। तो आपने उस नंबर को कॉमन कर देना है यहाँ से। मतलब कैसे कि इस नंबर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना और जहाँ पे ये नंबर है उसकी जगह पे आपने 1 कर देना। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन था तो 13 को बाहर लिख लेते हैं, बीच में 7 मल्टीप्लाई 11 कर देते हैं, है ना। अब मल्टीप्लाई इस 13 की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया ना, इस 13 के साथ इन सभी को मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन उसकी खुद की जगह पे हमने क्या कर देना है, 1 कर देना। मतलब देखो फैक्टर में 13 आ रहा है, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है ना, इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, 13 के साथ इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस जहाँ पे वो 13 है उसकी जगह पे खुद हम 1 डाल रहे हैं, प्लस यहाँ पे 13 था तो इसकी जगह पे भी 1 आएगा। समझ आ गई होगी मुझे लगता है आपको अब। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसे, और इसको भी क्या कर रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब इसमें 5 कॉमन था तो 5 को बाहर कर दो कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इस 5 की जगह पे 1 डाल दो। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, है ना। तो आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब प्लस इस 5 को भी इंक्लूड करना है इस पूरे के पूरे कॉमन प्रोसेस में, तो इस 5 की जगह पे 1 आएगा, क्योंकि 5 1 आर 5 होता है। 5 को जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 आर 5 ही होता है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो, तो इसको क्या कर देंगे, देखो 13 कॉमन रखेंगे, बीच में हमने इसीलिए बताना है कि एक्सप्लेन यही करना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि ये जो सारे के सारे मल्टीप्लाई वाले फैक्टर हैं, इनमें जो डिजिट प्लस कर रहे हैं वो इनमें है, इनमें 5 है ना, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ये कंपोजिट नंबर गिना जाएगा। मतलब 5 के टेबल में आता है तो ये 5 का ही फैक्टर है, है ना। 5 इसका कह सकते हैं प्राइम फैक्टर है, इसका 13 प्राइम फैक्टर है, तो ऐसे कह सकते हो। और ये 13 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखो 7 11 आर 77 मल्टीप्लाई 1 आर 77 ही होता है ना, 7 11 आर 77 77 1 आर 77, प्लस का ये प्लस 1 का 1 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 को बाहर रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई करो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ये मल्टीप्लाई वालों की बात कर रहा हूँ, बीच 1 को प्लस नहीं कर रहा हूँ। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है आंसर, ये आता है 1008। आप मल्टीप्लाई कर लेना, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है 1008 यहाँ तक, और प्लस का प्लस और 1 का 1 यही आता है। ठीक है, अभी देखो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना होता है 78, और यहाँ पे देखो 5 ये कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1 कितना होता है 1009 हो जाता है ना। अभी आप देखो कि 13 मल्टीप्लाई, अब ये कैसे है, 13 का टेबल पढ़ो, 13 कितने आर 78 होता है, 13 6 आर 78 होता है। तो हमें पता है कि ये इसके, देख लीजिए ये इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 13, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके फैक्टर हैं। यहाँ पे देख लो
ये जो 5 है और 1009 है, ये जो पूरा है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या है, ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है और जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम सीधी इसको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। 5 9 आर 45, देखो 5 9 आर 45, कैरी कितना आया 4, 5 0 आर 0 और 4 का 4, 5 0 आर 0, 5 1 आर 5। अब देखो 5 0 4 5 जो है इसके अगर आप फैक्टर निकालोगे तो ये इसके मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे और ये 5 के टेबल से कट भी जाता है क्योंकि लास्ट में 5 है। बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे वाला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट का फील्ड है, मैदान है स्पोर्ट का, जिसके आगे पीछे रास्ता एक गोल सर्कल की शेप में है। अब इसमें एक लड़की है सोनिया, वो क्या करती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, सोनिया चल के जाती है, जब वहाँ पे वो पूरा करती है एक राउंड उस पूरे के पूरे स्टेडियम का, जब पूरे के पूरे फील्ड का 18 मिनट में। ठीक है, वाइल, जबकि रवि एक और लड़का है जो 12 मिनट लेता है फॉर सेम। जितना सोनिया चलती है उतना ही रवि चलता है और उसी पाथ से चलता है, और जबकि रवि जो है वो 12 मिनट लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट लगा रही है पूरे फील्ड को कवर करने में, मतलब उसका एक चक्कर लगाने में। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आप ये मान लो कि अगर उन दोनों को एक ही पॉइंट से बोला जाए कि वहाँ पे रुको और वहीं से आप शुरू करो दौड़ना बराबर एक साथ, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही साइड पे जाएं, एक ही साइड दौड़ें दोनों बराबर। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो ऐसे ही दौड़ते रहें, चक्कर लगाते रहें, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों जहाँ से वो शुरू हुए थे जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट के ऊपर बराबर दोबारा से मिलेंगे। अब ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद। अब टाइम के बाद का मतलब कि वो कितना चल रहेंगे, कितना वर्क डन वो पूरा कर लेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि कितना वो काम कर लेंगे, कितना वो दौड़ लेंगे। तो तभी वो दौड़ लेंगे तभी वो उसी पॉइंट पे आएंगे ना, कुछ चक्कर लगा लेंगे तो मतलब ज़्यादा काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा दौड़ेंगे, वो ज़्यादा दौड़ के फिर दोबारा उस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। पहले में क्या होगा, एक जल्दी दौड़ेगा एक तेज़ दौड़ेगा। जो सोनिया है वो ज़्यादा टाइम लेगी, मतलब धीरे दौड़ेगी, और जो रवि है वो कम टाइम लेगा तो तेज़ दौड़ेगा। तो मतलब इनमें कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो ऐसे घूमते 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 कुछ काफ़ी ज़्यादा दौड़ने के बाद वो दोबारा से फिर उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो मतलब हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपको पता चला एलसीएम क्यों निकालना है, एचसीएफ निकालना तभी होता है जब हमें कुछ कॉमन निकालना हो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकालना है, इन दोनों में हमें क्या निकालना है, दोनों कितना ज़्यादा दौड़ के एक पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो ज़्यादा दौड़ना है, मतलब ज़्यादा दौड़ेंगे तो तभी एक पॉइंट के ऊपर आएंगे, तो तभी हम एलसीएम निकाल पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि वो कितना दौड़ेंगे और फिर मिलेंगे कितने मिनट के बाद वो दोबारा एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, सिंपल है ये क्वेश्चन। मान लो ये क्या है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट से यहाँ से सोनिया भी दौड़ेगी और रवि भी इसी पॉइंट से दौड़ेगा, और ये दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं, मान लो ऐसे दौड़ रहे हैं। अब सोनिया इसका एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगाती है और रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है एक चक्कर लगाने के लिए। तो अब देखो जब ये 18 मिनट लगाएगी तो ये मतलब धीरे धीरे दौड़ेगी, और रवि 12 मिनट लगाएगा, तो दोनों बराबर निकलेंगे जब, तो रवि उससे आगे हो जाएगा। 6 मिनट का गैप रहेगा दोनों में। तो मतलब ये दौड़ते दौड़ते काफ़ी एक से ज़्यादा चक्कर लगाते रहेंगे। चक्कर लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे ये मिलेंगे। दोनों दोबारा दौड़ते दौड़ते कब इकट्ठे होंगे, तो इसी पॉइंट पे कब इकट्ठे होंगे वो हमने निकालना है। तो हम सिंपली क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ सोनिया एंड रवि टाइम, दोनों के टाइम का एलसीएम निकालो। कितना है, 18 मिनट कामा 12
मिनट। तो सीधी सी बात है, एलसीएम निकाल लो, कितना 18 कामा 12, तो दोनों 2 के टेबल में आ जाएंगे। 2 9 आर 18, 2 6 आर 12। अब देखो दोनों इसको 2 9 के टेबल में नहीं आता तो वैसा लिखेंगे 2 3 आर 6। अब देखो 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो 3 1 आर 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, तो 9 4 आर 36 मिनट्स। तो अब देखो मतलब ये हुआ कि अगर ये 18 लगाती है, ये सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 18 2 आर 36, तो 12 कितने आर 36 होता है, 12 3 आर 36। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रवि है वो उसकी रेशो के मुकाबले एक रेशो कम, मतलब कि वो उससे एक रेशो ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा, है ना। सोनी मतलब पूरा का पूरा वो 36 मिनट दौड़ेंगे। और इसमें देखो जो है इसकी रेशो क्या रहेगी, सोनिया की 18 2 और इसकी रेशो 2 रहेगी, और रवि की रेशो 3 रहेगी। मतलब वो इससे 1 टाइम फास्टर दौड़ेगा, मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर 36 मिनट होगा। दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा से एक ही बार स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम।